Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations। नाम श्वेता। आज हम करने वाले हैं लूसन बुक की इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। आज है डे 4, यानी अभी तक हमने 3 क्लासेस कर लिया है। अब 3 क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट कवर करके रखा है, ठीक है ना। आप ये 3 क्लासेस ज़रूर देख लीजिए अगर आपका आज का फर्स्ट क्लास है तो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का पहला वन लाइनर कौन सा है। दे आर 4 वेदास। हमारे जो है 4 वेदास है। कौन से है? पहली है ऋग्वेदा, सेकंड वन है समवेदा, थर्ड वन यजुर्वेदा है, फोर्थ वन है अथर्ववेद। अगर हम फर्स्ट वन ऋग्वेदा की बात करेंगे तो इसमें क्या है? ऋग्वेदा जो है ना, हमको इंसान को जो भरा हुई चीज़ है ना, जो भी टेक्स्ट, उनमें से ये एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। सबसे ज़्यादा पुराना बुक बोला जाता है ऋग्वेदा को, ठीक है ना। ओके। अगर ये जो भी है ना संस्कृत में लिखा हुआ था ऋग्वेदा को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें 1028 हिम्स थे, ठीक है ना। ये किसके ऊपर थे? अगर 1028 हिम्स थे तो ये क्या थे, किसके ऊपर बनाए गए थे? ये प्रेज कर रहे थे, इनमें से जो भी था ना वो प्रेजिंग था। किसको प्रेज कर रहे थे? प्रेज ऑफ हिंदू गॉड्स की जो है प्रेजिंग हो रही थी इसमें, यानी इसमें जो मंत्रास गिवन थे इसमें, ठीक है ना। और क्या था? 10580 वर्सेस थे इसमें, ठीक है ना। और इस बुक को जो है 10 मंडल्स में जो है डिवाइड किया गया है। ओके, मंडलास में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करेंगे गायत्री मंत्र, बहुत ज़्यादा फेमस गायत्री मंत्र जो है आपको पता ही है ना। इसी में से लिया गया है। ओके, ठीक है ना, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं समवेद। ये सामवेदा है, ठीक है ना, समवेद नहीं सामवेदा। इसमें समान, संस्कृत में यहाँ पे समान का मतलब होता था सॉन्ग, एंड वेदा का मतलब होता था नॉलेज, ठीक है ना, अभी भी है। वेदा का मतलब है नॉलेज। ओके, यहाँ पे समवेदा में क्या है? इसमें जो ऋग्वेदा में जो दिए गए मंत्रास थे ना, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया गया है इसमें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया गया है समवेदा में। और कितने वर्सेस थे? 1549 वर्सेस थे समवेदा में, ठीक है ना। ये म्यूजिक की बुक बताया जाता है, ठीक है ना, बुक ऑफ म्यूजिक मेलोडीज, ठीक है, एंड चैंट्स। बहुत ज़्यादा अमेजिंग बुक था, ठीक है ना, म्यूजिक के लिए बनाया गया है, बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। इसमें जो है ना, कुछ भी पूजा या रिचुअल्स करना होता है ना, उसमें दिया गया है किसी भी चीज़ को कैसा करना है, रिचुअल्स बताया गया है कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, या इंसान को किस तरह मोक्ष प्राप्त करनी है, मोक्षा किस तरह से प्राप्त करनी है, इसमें बताया गया है यजुर्वेद में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेदा, वेदांत का मतलब तो नॉलेज ही है, ठीक है ना, समझ जाना। यहाँ पे अथर्ववेद में ना स्पेल्स गिवन है थोड़े। स्पेल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कैसे हासिल करें, जैसे कि हेल्थ, अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ के स्पेल्स को यूज़ करके हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। या इसमें कुछ मैजिक से रिलेटेड है, यानी ओके, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी थोड़ा कुछ बोला गया है इसमें। एंड नेक्स्ट आयुर्वेदा भी अथर्ववेद की एक पार्ट है, ठीक है ना। हमारा आयुर्वेदा के बारे में भी अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। ये है हमारे 4 वेदों के बारे में। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके,
तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर समझ में आ रही है तो मुझे बताया करो, ठीक है ना। कल क्या हुआ, एक बच्चे ने पूरी क्लास का नोट्स बनाया, बहुत ही अच्छे से टेलीग्राम चैनल पे डाला। कितने अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। इसी तरह अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखना, द सेकंड वन लाइनर देखना, द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो द विंसी। सो लियोनार्डो द विंसी के द्वारा मोनालिसा पेंटिंग किया गया है। ये मोनालिसा का पेंटिंग है, पता ही होगा आप सारे लोगों को। अगर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा, देन आप क्या करेंगे, लियोनार्डो द विंसी करके आएंगे। कौन से साल में किया गया, इसको करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 साल लग गए थे। 1503 से लेके 1506 के बीच में इस पेंटिंग को किया गया है। अगर इस पेंटिंग की खासियत के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इस पेंटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा जो है ना लिखा गया है, ठीक है। और इस पेंटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा गाने में यूज़ किया गया है, ओके। और ये मोस्ट विजिटेड पेंटिंग है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है। इससे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड पेंटिंग किसी को भी अभी तक नहीं बोल सकते, ठीक है ना। सो सबसे ज़्यादा इसके बारे में लिखा गया है, गाया गया है और देखा गया है, ठीक है ना। याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखना, महात्मा गांधी गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजनी नायडू, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़े टाइटल्स मिल चुके हैं, थोड़े ग्रेट पर्सनालिटीज को। सो सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, भारत खोखिला, भारत की कोकिला महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू जी को बोला है। क्यों बोला है अभी, क्योंकि उनकी सरोजनी नायडू ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पोएम्स लिखे थे। सो उनकी पोएम्स में जो राइमिंग थी ना, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। सो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, उनको भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एक टाइटल जो है दिया है, ठीक है ना। सो अगर हम सरोजनी नायडू के थोड़े इम्पोर्टेंट पोएम्स के बारे में बात करेंगे तो देख लेना, ठीक है ना। गोल्डन थ्रेशोल्ड है, ये लिख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। द बर्ड ऑफ टाइम, ये दूसरी पोयम है, ठीक है ना। द ब्रोकन विंग, द विजार्ड मास्क, ठीक है ना। ये थोड़े इम्पोर्टेंट पोएम्स है सरोजनी नायडू जी के। सो गांधी जी ने नाइटिंगेल बोला है सरोजनी नायडू को, क्यों बोला है, क्योंकि उनका राइमिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा था, ठीक है, इसलिए। सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सो दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। सो दयानंद सरस्वती जी तो पता ही है ना। अगर हम बात करेंगे कौन से साल में फाउंड किया है, ये तो बात पता ही है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को फाउंड किया था। अगर हम बात करेंगे कौन से साल में किया गया है, कहाँ पे किया गया है, सो ये 7 अप्रैल में 1875 में फाउंड किया गया है, याद रख लीजिए। और कहाँ पे, बॉम्बे में किया गया था, ठीक है ना। बॉम्बे में इसकी फाउंडेशन हुआ था आर्य समाज की, ओके। सो अगर हम बात करेंगे ये आर्य समाज क्या था, सो ये एक हिंदू, रिफॉर्म मूवमेंट थी जो प्रमोट करती है ना, क्या प्रमोट करती है, हिंदूज की जो वैल्यूज
वैल्यूज को प्रमोट करती है एंड प्रैक्टिस ऑफ वेदास बोलती है, ठीक है ना। ये वेदास को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट हो जाता है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस किसके द्वारा, कौन से साल में, ठीक है ना। पर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पता तो होना चाहिए कि आर्य समाज क्या था। वो एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट थी, ये प्रमोट करती है वैल्यूज को और प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है वेदास को, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। So in 1909, the Minto-Morley reform was passed. So 1909 में the Minto-Morley reform जो है पास किया गया है। So इसको दूसरा नाम भी है, मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म का दूसरे नाम भी है। उसका नाम पता है क्या क्या है वो? इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट इसको बोला जाता था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता। सो अगर हम बात करेंगे इस मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म को क्यों पास किया गया है, सो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया है। वो एम करते थे कि इंडियन की जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स थे ना, उसकी वाइडनिंग के बारे में वो क्या करते थे, वाइडन क्या करना चाहते थे लेजिस्लेचर काउंसिल्स को, ठीक है ना। और वो चाहते थे कि इंडियन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो यहाँ पे, इंडियन गवर्नेंस, ठीक है, इंडियन पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता तो इंडियन गवर्नेंस वो चाहते नहीं थे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो सरोजनी नायडू द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है ना, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया या किसी स्टेट की गवर्नर थी वो जब 1947 के बाद, यानी हम बात करेंगे 1947 में हमको इंडिपेंडेंस आ गया था। सो उसके बाद सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कौन से स्टेट की गवर्नर थी, स्टेट की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक ये गवर्नर रह चुकी है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करेंगे सेकेंड वुमन गवर्नर की बात करेंगे ऑफ इंडिया, तो वो इन्हीं की बेटी थी, सरोजनी नायडू जी की बेटी थी सेकेंड वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया। कौन थी उनका नाम क्या था? पद्मजा नायडू थी, ठीक है ना। पद्मजा नायडू जो है सेकेंड वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया थी। कौन से स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। कौन से साल से कौन से साल तक? 1956 से लेके 1967 तक, ठीक है ना। इतने साल तक वो गवर्नर रह चुकी है वेस्ट बंगाल की, पद्मजा नायडू, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा आप सारे लोगों को। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दीन औला एंड रॉबर्ट क्लाइव। सो ये बैटल जो है सिराजुद्दीन औला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। आप सारे लोगों को पता ही है, बैटल ऑफ प्लासी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इन दोनों के बीच में हुआ था, सिराजुद्दीन औला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अगर हम बात करेंगे इसमें जीत किसकी हुई है? रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने इस बैटल को जीत लिया था, ठीक है ना। सो उसके बाद से हमारे कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल बना लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बैटल ऑफ प्लासी हार जाने के बाद से हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले बंगाल में आ गया है, ठीक है ना। सो ये बंगाल में अभी रूल आ गया है, ठीक है ना। सो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, यानी 1757 के बाद ही हमारे कंट्री में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल आ गया है बंगाल में, ठीक है ना। तो चलो
याद रख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, ठीक है। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी 1757 में, ठीक है। So the non-cooperation movement was called off due to the Chowri Chowra incident. So इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से साल में हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी 1922 में हुआ था। सो यहाँ पे बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, पर यहाँ पे वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बोला है महात्मा गांधी ने, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पर इसमें वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थोड़े प्रोटेस्टर्स ने क्या किया है, सो क्या किया है ये प्रोटेस्टर्स, थोड़े प्रोटेस्टर्स ने क्या किया है, छौरा की पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दिया है। सो उसकी वजह से 22 या 23 पुलिसमैन की जो है डेथ हो गई थी। क्या हो गई, डेथ हो गई यहाँ पे। तो उसकी वजह से गांधी जी ने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का मतलब क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वॉयलेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बिना वॉयलेंस के ही यहाँ पे इंडिपेंडेंस को गेन कर लेंगे, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। ओके, पर यहाँ पे क्या किया है, उनके प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे आग लगा दिया था पुलिस स्टेशन में, तो उसकी वजह से डेथ हो गया था थोड़े पुलिसमैन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दादाभाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज theory of drain of wealth in the book poverty and, एक सेकेंड रुकना। सो यहाँ पे देखना, दादाभाई नौरोजी ने एक थियोरी दिया था, उस थियोरी का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक। कौन से बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का थियोरी दिया है, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक था, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ अगेन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थियोरी है, ठीक है ना। सो इसकी वजह से क्या हुआ था ना हमारे इंडिया में, सो दादाभाई नौरोजी ने इस थियोरी में कहा था कि 200 से लेके 300 मिलियन पाउंड्स की जो है यहाँ पे क्या कहा है, 200 to 300 मिलियन पाउंड्स की लॉस हो रही है, रेवेन्यू की लॉस हो रही है। ये 200 से 300 मिलियन पाउंड्स की रेवेन्यू की क्या हो रही है, वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने कंट्री में हमारे इंडिया का वेल्थ जो है पूरी तरह से लेके जा रहे थे, ठीक है ना। सो दादाभाई नौरोजी ने इस बुक में लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ में किस तरह हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा कंट्री का नुकसान किस तरह से हो रहा है, कैसे वो हमारी कंट्री का पैसे उनके कंट्री में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना लॉस हो रहा था हमको 200 से 300 मिलियन पाउंड्स का, ठीक है ना। सो यहाँ पे जब से दादाभाई नौरोजी ने ये थ्योरी दिया है ना, तब से, तब उसके पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, जो चल रहा था वो चल रहा था, इंडियंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही दादाभाई नौरोजी ने ये थ्योरी दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियंस को कुछ होने लग गया, यानी वो लोगों को पता नहीं था ना, पहले किसी ने बताया नहीं कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो खुश थे। पर उसके बाद ये थियोरी के बाद ना इंडियंस को पता चल गया है, ठीक है ना, कि इतना लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया है ना। अगर हम बात करेंगे कौन से साल में इन्होंने दिया है, ईयर की बात करेंगे, तो वो 1867 में इन्होंने ये बुक पब्लिश किया था, ओके, ठीक है ना। चलो, सो द जलियनवाला बाग इंसिडेंट
took place at अमृतसर पंजाब, ठीक है। सो जलियांवाला बाग मस्कार जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है, 15 है आज, ठीक है ना, छोड़ के मत जाना 10th वन हो गया बोल के, 15 है आज, ठीक है। देखना यहाँ पे जलियांवाला कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, याद रख लीजिए कहाँ पे हुआ, अमृतसर पंजाब। सो यहाँ पे जलियांवाला बाग में क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, पता है क्या आप लोगों को। सो डायर जनरल थे उस टाइम पे, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे ना, सो हमारे कंट्री के जो इंडियंस थे उनके ब्रिटिश आर्मी के अंडर या पुलिस के अंडर थे, तो उन्होंने इंडियंस के द्वारा जो है उनके ट्रूप्स के द्वारा फायरिंग करवाया है, बहुत ज़्यादा फायरिंग करवाया है अमृतसर जलियांवाला बाग में। ओके, वहाँ पे सारे लोग गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में। जब फायरिंग शुरू हुआ तो यहाँ पे 379 पीपल की डेथ हो गई थी, याद रख लेना, डेथ हो गई था। ओके, कितना 379 बोले तो कितना ज़्यादा होता है, आप समझ लीजिए कितने सारे लोगों का यहाँ पे डेथ हुआ है, 379। सो 1200 लोगों को इंजरी आई थी, ठीक है ना। अभी फायरिंग करते हैं तो डेथ नहीं होगा का, इंजरी नहीं होगा का, क्या बताओ। सो इतने सारे लोगों का डेथ हो गया है, इंजरी हो गया है। ओके, सो डायर ने जो है बहुत बुरा किया था, तो इसलिए अभी क्या हुआ है, उधम सिंह ने क्या किया है 1940 में, तो ये 1990 में हुआ, 1919 में हुआ था, तो अभी 1940 में इतने साल के बाद भी इनके दिल में जो है रिवेंज लेने का था, तो इन्होंने क्या किया है 1940 में मार दिया है डायर को। बहुत अच्छा किया है इन्होंने, पर फिर भी इनको जेल हो गया था। ओके, सो डायर को मार दिया था गोली मार के, ठीक है ना, 13 मार्च 1940 को। सो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 मार्च 1940 को डायर उनके यानी वहाँ पे गए थे लंदन में और डायर को मार दिया है अच्छे से, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942। सो क्रिप्स मिशन जो है हमारे इंडिया में कब आया था, 1942। सो ये भी एक बड़ा छाल था, ये भी मिशन जो है किसके द्वारा था। सो यहाँ पे क्रिप्स मिशन का जो हेड था ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है ना। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इस मिशन का जो है हेड था। सो इन्होंने क्या बोला है हमारे इंडियन से, जब उसकी टाइम पे 1942 के टाइम पे क्या हो रहा था हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। सो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे हमारे इंडियंस को, क्या बोला, साथ देने के लिए बोला था वर्ल्ड वॉर 2 में। ओके, और इसके बदले में इन्होंने हमको क्या देता बोला, इंडिपेंडेंस। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसे ही, वो इंडिपेंडेंस तो देना नहीं चाहते थे, बस ऐसे ही आप हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दे दो, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, ये बोल रहे थे। पर ऐसा बल्कि कुछ भी नहीं था, ये बात इंडियंस को समझ में आ गया, हमने साथ नहीं दिया है, ठीक है ना। सो आपको समझ में आ गया है ना, बहुत छोटी तरीके से आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम अभी। सो यहाँ पे द पूना एक्ट जो है कहाँ पे हुआ था, पता है क्या आप लोगों को, 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट, ठीक है ना, 1932 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, यरवाड़ा सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है ना। सेंट्रल जेल में ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, किस किस के बीच में हुआ था, गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अभी क्यों हुआ था ये समझ लीजिए अभी। सो
एक थे डिप्रेस्ड क्लास। ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और अपर कास्ट ऑफ हिंदू। सो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट था, ठीक है ना। सो किस चीज के लिए? सो लेजिस्लेचर में, अभी लेजिस्लेचर में हमको सीट्स चाहिए, इक्वल सीट्स के लिए ये हो रहा था, ठीक है ना, इक्वल सीट्स चाहिए। ओके, सो इसलिए ये पूना पैक्ट जो है साइन किया गया था। अगर बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लास की बात करेंगे, सो इसकी लीडर थे कौन? बी आर अम्बेडकर। सो बी आर अम्बेडकर डिप्रेस क्लास को सपोर्ट कर रहे थे, और अपर क्लास हिंदू को यहाँ पे मदन मोहन मालविया यहाँ पे इनके बिहाफ पे थे, ठीक है ना। सो दोनों के बीच में यहाँ पे ये साइन हुआ था, ठीक है ना। सो गांधी जी ने करवाया है, और डिप्रेस्ड क्लास एंड अपर क्लास के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट क्यों था? लेजिस्लेचर ब्रिटिश इंडिया में जो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेचर में हमको इक्वल सीट्स चाहिए, इसलिए पूना पैक्ट जो है साइन किया गया था, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। So in 1907, the Indian National Congress split between moderates and extremists. So Indian National Congress जो है establish हुआ था 1885 में, ओके। और 1907 जो सेशन हुआ था सूरत में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन, और ये दोनों स्प्लिट हो गया, यानी दो हो गए थे, बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अभी बात करेंगे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की बात। सो मॉडरेट्स का लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, एंड एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे बाल लाल एंड पाल, ठीक है ना। सो ये लीडर्स थे, ओके, समझ में आ गया है ना। सो छोटी सी बात है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाती है कि सूरत का स्प्लिट कौन से साल में हुआ है, या कि दोनों क्या थे, या लीडर कौन थे, मॉडरेट्स का लीडर कौन थे, या एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है। सो विंस्टन चर्चिल सेड महात्मा गांधी दैट ही इज अ हाफ-ड्रेक फकीर। सो यहाँ पे गांधी जी को, आपको पता ही है, गांधी जी को हाफ-ड्रेक फकीर बोलते हैं। सेज, फकीर का मतलब सेज होता है, ठीक है ना। हाफ-ड्रेक सेज या हाफ-ड्रेक फकीर। सो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल ने ये टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है ना, याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट बातें बात करेंगे। सो उनका बर्थ हुआ था 1869 में, पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना, पता ही है ना आप लोगों को। सो पोरबंदर जो है गुजरात में है, ठीक है। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, और उनका डेथ हो गया था 30 जैन 1948 में। और वो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब वापस आ गए थे? 9 जैन 1915 को। और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अगस्त में, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे उनका पॉलिटिकल लीडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। और उन्होंने दंडी मार्च कब शुरू किया था? 1930। और भी ज़्यादा पढ़ेंगे हम गांधी जी के बारे में आने वाले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ये आप लोग ना लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में ज़रूर आना है। हर एक ईयर इम्पोर्टेंट है, कब उनका जन्म हुआ, कब वो साउथ अफ्रीका से आए हैं, कब गए हैं, पॉलिटिकल लीडर, दंडी मार्च, क्विट इंडिया, सब कुछ, ओके, पूना पैक्ट, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये ईयर्स ना आपको ऐसे ही याद नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, डेली पढ़ लीजिए। जो आप पढ़ रहे हो ना, रिवाइज कर रहे हो, उसको डेली रिवाइज करते हो ना, एक 10 दिन में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आज का लास्ट वन देखते हैं। आगा खान फाउंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो आगा खान के द्वारा फाउंड किया गया है
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, ठीक है ना। सो अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। और इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद अली इमाम, ठीक है ना। सो ये हुए थे। अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब एस्टैब्लिश हुआ था, सो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1906 में। ओके, सो अगर हम बात करेंगे अभी अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेन मोटो क्या था, ये क्यों फॉर्म हुआ है? सो ये चाहते हैं कि उनका अलग से मुस्लिम्स का एक अलग स्टेट हो, मेजॉरिटी मुस्लिम्स का एक अलग स्टेट हो, और डिवाइड कर दिया है और वो बन गया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है 1947 में, ठीक है ना। मैं अगस्त में ही हुआ था, 1947 में सेपरेट किया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है ना। पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 के अगस्त में, ठीक है ना। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यही मोटो था, ठीक है ना। वो चाहते थे कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स का एक अलग स्टेट हो और वो पाकिस्तान हो, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। सो चलो इतना ही रखते हैं आज का क्लास, ठीक है ना। ओके, सो इतना ही है, 15 कर लिया हमने, बहुत ही अच्छे से। थोड़ा पढ़ रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगती है ना, एक बार कमेंट करके आपको जो भी हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी, या कुछ भी अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, आप कमेंट करके ना एक बार बता दीजिए। ओके, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप समझ लो, आप अभी लॉकडाउन की वजह से ना बहुत सारे एग्जाम्स क्या हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे। सो इसको फ़ायदा मान लो, आपका ही फ़ायदा हो रहा है इसमें, किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ओनली स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो रहा है। 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद आपके एग्जामिनेशन तो कैसे ही हो जाएंगे, 2-3 मंथ्स के बाद। सो ये 2-3 मंथ्स में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। सो ये 2-3 मंथ्स में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और भी ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आप इतना सोच लीजिए, आई कैन एंड आई विल आपको सोचना है, ठीक है ना। सो आप कर सकते हो, आप करने की काबिलियत भी रखते हो, ठीक है ना। ये विश्वास आप करें या ना करें, मैं करती हूँ, हर एक स्टूडेंट कर सकता है और वो करने का काबिलियत भी रखता है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो ना, सो आपकी जो पेशेंस की लेवल है ना बहुत ज़्यादा है। सो इसमें दिखाता है कि आप 100% चाहते हो कि आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है ना। सो ये पेशेंस लेवल ही बताता है, ठीक है ना। सो बीच बीच में जो लोग छोड़ के चले गए ना, उनका पेशेंस लेवल जो कम था, सो वो एग्जैक्टली कंफ्यूजन में थे, ठीक है ना। पर आप जो लास्ट तक देख रहे हो ना, आप जो लोग, आप 100% पेशेंस रखते हो, आप अपनी करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है ना। तो चलो इतना ही रखते हैं आज का क्लास। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दूसरे क्लास के साथ। बाय बाय।